एक दिन उमा जी रात को सोई तो सुबह को जाग ही ना सकी। कैलाश जी के काफ़ी आवाज़ लगाने के बाद तीनों बेटे बहू आए। तब कैलाश जी बोले कि तुम्हारी अम्मा अब ना रही। तब बड़ी बहू मीनाक्षी बोली, अरे क्या हुआ बाबूजी, और कितना जीती? 90 की तो हो गई थी। अब क्या सारी ज़िंदगी हमारी छाती पर ही मूंग दलती रहती? कैलाश जी अपने बेटे बहू से बोले कि तुम्हारा भरा पूरा परिवार है, कोई तो मेरी पत्नी उमा का दुख करो, कोई तो रो लो उसके लिए। तब मछली बहू बोली कि बाबूजी हमें तो रोना ही नहीं आ रहा, तो कहाँ से रोए? तब कैलाश जी बोले कि लोग क्या कहेंगे, इतना बड़ा परिवार और रोने वाला कोई भी नहीं। कहते हुए कैलाश जी ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। तब बेटे बहू सहित उनके पोते पोतियों ने भी उनकी मजाक बनाई। पत्नी की 13वीं के दिन कैलाश जी ने काफ़ी भोज दान कराया। तीनों बेटों में से 1 रुपया भी किसी बेटे ने अपनी माँ पर खर्च ना किया। तब सबसे छोटी बहू बोली, बाबूजी सारे पैसे अपनी मरी हुई पत्नी पर ही लुटा दोगे, कुछ पैसे अपने मरने के बाद के इंतज़ाम के लिए भी रख दो। हमारे पास तो इतने पैसे हैं नहीं कि आपका क्रियाक्रम में लगाए। बेटे बहू की बात सुन कैलाश जी चुपचाप रोते रहे। कैलाश जी चुपचाप अपने कमरे में चले गए। अब ऐसे ही 3 दिन बीत गए। कैलाश जी भी अपनी पत्नी के सदमे में भगवान को प्यारे हो चुके थे, परंतु बेटे बहू ने एक ने भी जाकर उनकी सुध ना ली, किसी ने भी खाने पीने को ना पूछा। एक दिन सुबह में मंदिर का पंडित आया और बोला कि कैलाश जी 3 दिन से मंदिर नहीं आ रहे हैं, ठीक तो है ना वो? तब बड़ी बहू ने जाकर कैलाश जी के कमरे का दरवाज़ा खोला। देखा तो ज़ोरदार बास आई। वो पंडित बोला, लगता है कैलाश जी को मरे हुए 3-4 दिन बीत गए हैं। अब पंडित ने जाकर पूरे शहर में ढिंढोरा पीट दिया कि बेटे बहू ने कैलाश जी की सुध ना ली, उनको मरे हुए 3 दिन हो चुके थे। अब तीनों बेटे मुंह पर रुमाल ढककर कमरे के बाहर खड़े हो गए, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत किसी की भी ना थी। तब कैलाश जी का सबसे बड़ा पोता बोला, यार दादाजी क्या आफत लगा दी आपने, पहले ही बता देते कि मरने जा रहा हूँ। अब घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा होना शुरू हो चुकी थी। हलचल देखकर बेटे बहुओं ने सोचा कि अगर बुढ़ा ऐसे ही पड़ा रहा तो काफ़ी बदनामी हो जाएगी। अब तीनों बेटों ने मिलकर एक रस्सी से कैलाश जी जिस कुर्सी पर बैठे थे उसे कमरे से बाहर खींच लिया। कैलाश जी की तीनों बहुएं उनके कमरे में जाकर रूम फ्रेशनर लेकर कमरे में छिड़काव करने लगी। इसी बीच उन्होंने कैलाश जी की पत्नी उमा देवी की अलमारी खोल दी। उनकी अलमारी में काफ़ी जेवर और पैसा पड़ा हुआ था। तीनों बहू ने मिलकर लूट खसोट शुरू कर दी। बाहर खड़े कैलाश जी के बेटे बोल रहे थे, धक्का मार और सारा माल अपने कब्जे में कर ले। धक्का मुक्की के चक्कर में सारे गहने और पैसे नीचे फर्श पर गिर गए, जहां कैलाश जी का मलमूत्र पड़ा हुआ था। शायद कमज़ोरी की वजह से बुढ़ापे में वो बाथरूम तक नहीं जा पा रहे होंगे। इस सब के बावजूद भी तीनों बहू ने लूट खसोट कर जो जिसके हाथ लगा अपने कब्जे में कर लिया। बाहर बरामदे में कुर्सी से उठाकर कैलाश जी के शव को नीचे रख दिया गया। तब तीनों बहुएं घूंघट डालकर चिल्लाते हुए रोने का नाटक करने लगी। अरे बाबूजी इतनी जल्दी क्यों चले गए? अभी तो माँ भी ढंग से नहीं पहुँची होगी, अपनी बहू से थोड़ी और सेवा करवा लेते। रोने की आवाज़ सुन दरवाजे से बाहर खड़े सभी लोग अंदर आ गए। अंतिम संस्कार में होने वाला खर्च तीनों बेटे बहुओं ने बड़ी मुश्किल से खर्च किया। अब तीनों बेटे बहू ने अपना अपना कारोबार अलग कर लिया। 2 छोटे बेटे तो विदेश चले गए अपने बच्चों और पत्नियों को लेकर। बड़ा बेटा सुधीर कैलाश जी के इस पुश्तैनी मकान में ही रहने लगा। सुधीर के 4 बच्चे थे, 1 लड़की और 3 बेटे। सुधीर ने चारों बच्चों की शादी
बड़े ही धूमधाम से की। कैलाश जी द्वारा किया गया व्यापार बड़े ही ज़ोरों से चल रहा था। अब तो दोनों छोटे भाइयों ने भी विदेश से आना बंद कर दिया था। कैलाश जी का बड़ा बेटा सुधीर, कनक बहू अब 60 साल की उम्र पार कर चुके थे। सुधीर के तीनों बेटों ने कारोबार अच्छे से संभाल लिया था। अब सुधीर बीमार रहने लगा, जिसको लेकर बेटे बहू झगड़ने लगे। अब सुधीर ने बंटवारा कर दिया और कुछ धन अपने पास रखा कि बेटी आती जाती है तो फिर बेटों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। सुधीर का घर बहुत बड़ा था, जिसमें उसके तीनों बेटे बहू और खुद दोनों दंपति रहते थे। सुधीर ने अपने दोनों छोटे भाइयों को पैसा देकर पूरा घर अपने नाम ही कर लिया था। घर में चल रहे किसी झगड़े को लेकर सुधीर के तीनों बेटे बहुओं ने अपनी रसोई अलग कर ली थी। अब सुधीर और उसकी पत्नी कनक छोटी बहू के यहाँ खाना खा रहे होते हैं। तब सुधीर की छोटी बहू ने उन्हें ऐसा ताना मारा कि दोनों दंपति अपनी थाली छोड़ मझली बहू के यहाँ आ गए। लेकिन वहाँ भी ज़्यादा दिन बात ना बनी। अब तो बड़े बेटे का ही सहारा बचा था। अब सुधीर और उसकी पत्नी कनक बड़े बेटे के साथ रहने लगे। बुढ़ापे में अब सुधीर और उसकी पत्नी कनक से ज़्यादा चला फिरा ना जाता था, तो उनका खाना कमरे में ही भेज दिया जाता, जिसमें कभी कैलाश जी और उनकी पत्नी उमा जी रहा करते थे। पहले कुछ दिन तो खाना बहू खुद से देने आई, लेकिन फिर ये काम नौकर को थमा दिया गया। जब नौकर अपने काम से अपने गांव चला जाता तो सुधीर और उसकी पत्नी कनक को बहुत दुख होता, क्योंकि उनके बड़े बेटे बहू खुद तो खाना देने नहीं आते थे, बल्कि घर के एक पालतू कुत्ते के गले में टिफ़िन बांधकर खाना भिजवा देते थे। और जब तक सुधीर और उसकी पत्नी कनक भोजन नहीं कर लेते, तब तक कुत्ता वहीं बैठा रहता। जब तक सुधीर की पत्नी कनक झूठा टिफ़िन कुत्ते के गले में वापस ना टांग देती, तब तक कुत्ता बैठा वहीं उन्हें एकटक नज़रों से देखता रहता। दोनों को काफ़ी बुरा लगता। इसलिए एक दिन सुधीर ने अपने बड़े बेटे से कहा कि बेटा, बहू हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती, खाना भी कुत्ते के हाथ भिजवा देती है। तब सुधीर का बड़ा बेटा बोला, ज़ुबान को अपने काबू में रखिए। जिसे आप कुत्ता बोल रहे हैं वो मेरे बेटे समान है। मुझे कोई औलाद नहीं है, इसीलिए मैंने उसे पाला हुआ है। अब वो आपका पोता है, इसलिए उसे आगे से कुत्ता नहीं कहना, वरना अच्छा नहीं होगा। थोड़े ही दिनों में हम उसके लिए बहू यानी कुतिया लाएंगे, उसका विवाह करेंगे, समझे आप? एक बात दिमाग में बिठा लीजिए कि वो कुत्ता नहीं, बल्कि आपका पोता आपके सेवा कर रहा है। सुधीर और उसकी पत्नी कनक बेटे की बात सुन माथा पीटते रह गए। सुधीर ने अपनी बेटी रानी को ये सारी बातें फ़ोन पर बताई। अब बेटी को ये सब सुन बहुत दुख हुआ, पर बेटी की एक मजबूरी थी कि वो खुद एक संयुक्त परिवार में थी, इसलिए अपने माता पिता को साथ नहीं रख पाती थी। बस आ जाया करती थी अपने माँ बाप से मिलने के लिए। आज रविवार था तो बेटी और दामाद दोनों सुधीर और कनक से मिलने आए। जैसे ही रानी कमरे में पहुंची तो उसे अजीब सी गंध आई। वो बोली कि पापा, ये कैसी स्मेल आ रही है? तब सुधीर बोला कि बेटा, 3 दिन से कुत्ते ने पॉटी कर रखी है। तेरे भाई भाभी से बोला भी, लेकिन वो सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। मुझसे और तेरी माँ से तो अब खड़ा भी नहीं हुआ जाता। बुढ़ापे में चक्कर जो आने लगे हैं, इसलिए हम बेटे बहू के पास ऊपर भी नहीं जा सकते कि तभी गले में खाने का टिफ़िन लटकाए कुत्ता कमरे में आया। सुधीर की पत्नी कनक ने कुत्ते के गले से टिफ़िन निकाला। अब कुत्ता सुधीर की बेटी रानी के पास आकर खड़ा हो गया और दुम हिलाने लगा, जब तक रानी ने उसका सर सहलाते हुए उसे पुचकारा नहीं। तब सुधीर बोला कि बेटी, तेरी भाभी रोज़ इसी तरह कुत्ते के गले में टिफ़िन डालकर खाना भिजवा देती है, और जब तक हम खाना खाकर टिफ़िन
इस कुत्ते के गले में वापस डालकर ना भेज दें, तब तक ये ऐसे ही बैठा रहता है। अपने पिता सुधीर के मुंह से यह सुन रानी का कलेजा मुंह को आने लगा। उसका दिल खूब रोया, पर आंखों से आंसू निकालकर माता पिता को दुखी नहीं करना चाहती थी। रानी ने कुत्ते से कहा कि जा भाभी को बुलाकर ला। रानी की बात सुन कुत्ता ऊपर गया और थोड़ी देर बाद अपनी मालकिन का दुपट्टा मुंह में दबाकर उसे खींचता हुआ सुधीर के कमरे में ले आया। अपनी नंद को अचानक देख उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। फिर खिजाते हुए बोली, अरे दीदी आप कब आई? और आशीर्वाद लेते हुए रानी यानी अपनी नंद के पैर छूने लगी। तब रानी ने अपने पैरों को पीछे हटा लिया और बोली कि बस करो भाभी, बहुत हुआ ये नाटक। क्या आपके घर पर भी आपके माँ बाप को इसी तरह कुत्ते द्वारा खाना दिया जाता है? यही तमीज़ है आपकी? थोड़ी बहुत शर्म हया है, ये वो भी बेच खाई है। हद होती है बेशर्मी की। यहाँ कुत्ते की पोटी पड़ी है, ये भी नहीं साफ की। खड़े होकर देखिए, यहाँ खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। अगर कल को आपके मायके में आपकी भाभी भी आपके माँ बाप के साथ यही सलूक करे तो आपको कैसा लगेगा? ननंद की बातें सुनकर वो सोचने लगी कि अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, इसलिए कमरा छोड़कर अपने कमरे में जाने लगी तो कुत्ते ने उसकी साड़ी का पल्लू पकड़ लिया। शायद कुत्ता कह रहा था कि इसको और ज़्यादा डांटो, पर रानी की भाभी ने कुत्ते से अपना पल्लू छुड़ाकर अपने कमरे में चली गई और अपने पति को 4 बातें और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताई। तब सुधीर का बड़ा बेटा आकर अपनी बहन रानी से काफ़ी बोला। दोनों में बोलचाल बढ़ गई। बात यहाँ तक बढ़ गई कि सुधीर के बड़े बेटे ने अपनी बहन रानी को घर से धक्के मारकर बाहर कर दिया। तब सुधीर ने अपनी सारी जमा पूंजी अपनी बेटी को देकर कहा कि बेटी रानी, अपने घर के पास कोई किराए का मकान देख लेना, हम दोनों वहीं रह लेंगे। तब सुधीर बेटा बोला कि अभी के अभी इस घर से निकलिए। तब सुधीर बोला कि मैं नहीं, तू निकल। ये घर आज भी मेरे नाम पर है। जो माँ बाप की सेवा करेगा जायदाद भी उसी को दूंगा। तब शोर सुनकर सुधीर के दोनों छोटे बेटे भी वहाँ आ गए और आकर बोले, वाह पापा जी वाह, आपने अपने पापा को तो आपने निहाल करके मार दिया था और उनकी आरती उठाने के लिए भी चंदा इकट्ठा किया था तुम तीनों भाइयों ने, और हमसे उम्मीद कर रहे हो कि हम माँ बाप की सेवा करें। इतना जलील होने के बाद रानी ने सारे पैसे और गहने अपने पापा के पैरों में फेंक दिए। जहाँ कुत्ते की पोटी पड़ी थी वहीं वो पैसे और जेवर गिर गए। अब सुधीर के तीनों बेटे बहुएं उस पैसे और जेवर पर कूद पड़े। बेटे बहुएं बोल रहे थे कि धक्का मार धक्का मार। कुत्ता लगातार भौंक रहा था। ये सब देख रानी रोते हुए अपने ससुराल चली गई और बेटे बहू लूट खसोट करने लगे। तीनों बेटे बहू के मुंह पर पोटी की गंदगी लगी हुई थी। जो कुत्ता आकर टिफ़िन दे जाता था वो भी बंद हो चुका था। अब सुधीर और उसकी पत्नी कनक भूखे रहने लगे। पानी पीकर अपना गुजारा कर लेते, लेकिन पानी पीकर भी कब तक बात बनने वाली थी। एक दिन सुधीर की पत्नी कनक ने अपने प्राण त्याग दिए। सुधीर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। अपने पिता की आवाज़ सुन तीनों बेटे बहुएं आ गए। सुधीर रोते हुए बोल रहा था कि कोई तो मेरी बेटी रानी को फ़ोन लगा दो, उसे बुला दो, वो भी अंतिम बार अपनी माँ के दर्शन कर लेगी, उसे रो लेगी। पर तीनों बेटे बहू में से किसी ने भी उसकी बेटी को फ़ोन ना करा, किसी ने भी उनकी बात ना सुनी। तब बड़ी बहू बोली कि आपको भी दादाजी ने माँ के मरने पर रोने को कहा था। आप बताइए आप कितना रोए थे? ये मत सोचिए कि हम कुछ जानते नहीं। और तीनों बेटे बहू ने मिलकर सुधीर को कमरे में बंद कर दिया। वो रोता गिड़गिड़ाता रह गया। तब छोटी बहू ने एक चिट्ठी लिखी। मैं कनक, सुधीर की पत्नी, मैं मरने के बाद अपने शरीर को
दान करना चाहती हूँ। मेरा ज़िला अस्पताल प्रशासन से निवेदन है कि मेरे शरीर का अंतिम संस्कार करने ना दिया जाए। कनक सुधीर: धन्यवाद। पत्र पढ़कर तीनों बेटे बहू काफ़ी खुश हुए। वाह मछली, कमाल कर दिया तुमने, 10-20 हज़ार बचा ही लिए। सुधीर की पत्नी का अंतिम संस्कार भी ना किया गया। पैसे बचाने के चक्कर में शरीर का दान मेडिकल अस्पताल में कर दिया गया। रानी को भी अपनी मां की मृत्यु की खबर ना दी गई। सुधीर रोता गिड़गिड़ाता रह गया। कुछ दिन बाद जब रानी को अपनी मां की मृत्यु की खबर मिली तो वो झटपटाकर रह गई। सुधीर को अब अपने किए पर शर्मिंदगी हो रही थी कि जो उसने अपने माँ बाप के साथ किया था वो आज उसके सामने लौटकर आ रहा है। सुधीर अब अकेला पड़ गया और बीमार रहने लगा। जब बेटे बहू को फुर्सत मिलती तो एक कटोरे में बची कुची दाल सब्जी चूर कर सुधीर के दरवाजे पर रख जाते। सुधीर खिसकता हुआ कटोरे को अपने पास खींच लेता और भूख की तड़प में उसे खा लेता। कल तक सेठ कहलाने वाले सुधीर की हालत भिखारियों से भी बदतर हो चुकी थी। भिखारी भी मांगकर खा लेते हैं, परंतु सुधीर इस काबिल भी ना बचा था। गंदे कपड़े, आंखें गड़ी हुई, चेहरे पर झुर्रियाँ, सफ़ेद बाल और ना जाने कितने दिनों से नहाया हुआ नहीं था। एक दिन रानी अपने मायके आई और अपने पापा सुधीर से बोली कि पापा, मैं आपको लेने आई हूँ, लेकिन आपको ले जाने से पहले मैं सबको बताना चाहती हूँ कि 3 बेटे होते हुए भी आपकी क्या दशा कर दी। इन लोगों ने जिस पिता की दौलत पर ये ऐश कर रहे हैं उसी की ये हालत कर दी है, उसी की ये दशा कर दी है। रानी की ऐसी बातें सुन तीनों बेटों के चेहरे से हवाइयाँ उड़ गई। बदनामी के डर से तीनों भाई अपनी बहन का हाथ पकड़कर माफ़ी मांगने लगे। रानी उन्हें चेतावनी देकर गई कि आगे से अगर मेरे पापा के साथ कोई भी बदसलूक करेगा तो ये आप तीनों के लिए अच्छा नहीं होगा। कुछ दिन तीनों बेटे बहुएं सुधीर के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं। अब बेटे बहू को सुधीर से पीछा छुड़ाना था, इसलिए वो उन्हें पागल खाने भेजना चाहते थे। तो बेटा अपने जान पहचान के डॉक्टर के पास जाकर बोला कि माँ के जाने के बाद पापा कुछ अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। रात को उठकर चले जाना, कपड़ों में ही गंदगी कर देना, गैस चला देना, सामान इधर से उधर फेंकना और कभी तो सारी रात साबुन से ही हाथ धोते रहते हैं। ये सब क्या है डॉक्टर साहब? पापा जी को क्या हुआ है, बताइए ना। बेटा दुखी होते हुए नाटक करने लगा। डॉक्टर पहचान के थे तो वो बोले, चलो मैं देख लेता हूँ तुम्हारे पापा को। तब बेटा बोला कि नहीं डॉक्टर साहब, सुबह से 3 लोगों का सर फोड़ चुके हैं, उसमें से एक मेरी जीवन संगिनी भी है। बेचारी के सर पर बहुत चोट आई है। तब डॉक्टर बोला कि अब बता रहे हो मुझे, इतनी बुरी हालत में मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवा दो उन्हें, मैं तुम्हें रेफ़र कर देता हूँ। तुम इन्हें आगरा ले जाकर शिफ्ट करा दो। बेटे को तो यही चाहिए था। वो बोला कि नहीं डॉक्टर साहब, मैं पापा को पागल खाने कैसे भेज सकता हूँ, 4 लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। डॉक्टर बोला तुम लोगों की फ़िक्र मत करो, जैसी उनकी हालत है इस हिसाब से उन्हें पागल खाने में ही होना चाहिए। लोगों की परवाह छोड़ो और आज ही उन्हें पागल खाने लेकर जाओ। अब बेटे के चेहरे पर जो चमक थी उससे ये जाहिर हो रहा था कि जैसे उसे किसी ने गोल्ड मेडल दे दिया हो। अब तीनों बेटे बहू शाम में सुधीर को लेकर आगरा के लिए निकल गए। रास्ते में सुधीर से अच्छी बातें करने लगे। बेटों ने उन्हें बताया कि आपको इलाज करने के लिए मुंबई लेकर जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही आगरा पहुँचे तब बड़ी बहू बोली, ना दिल्ली ना मुंबई, आपको आगरा पागल खाने में भर्ती करने के लिए लेकर जा रहे हैं। पागल खाने का नाम सुनते ही सुधीर ज़ोर से चिल्लाने लगा, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। तब बेटे बहू बोले कि हर पागल यही बोलता है कि मैं पागल नहीं हूँ। सुधीर गाड़ी से झटपटाता रहा
पर बेटों ने इतना कसकर पकड़ा हुआ था कि वो छूट ना पाया। बेटे बहू हैं कि सुधीर को पागल खाने छोड़कर आ गए। सुधीर रोता गिड़गिड़ाता रहा कि मैं पागल नहीं हूँ। आस पड़ोस वालों से यही बताया गया कि पापा बहन के यहाँ गए हुए हैं, उनका इलाज वहीं से चल रहा है। इधर सुधीर को अपने किए कर्मों की सज़ा मिल रही थी। जैसा उसने अपने माता पिता के साथ किया था, उसकी दशा उनसे भी ज़्यादा बुरी हो चुकी थी। एक दिन पागल खाने में कोई मरीज़ मिलने आया तो सुधीर ने हाथ पैर जोड़कर उनसे विनती करी कि एक बार मेरी बेटी का नंबर लगा दो, मुझे उससे बात करनी है। मैं पागल नहीं हूँ। मेरे बेटे बहू मुझे यहाँ जानबूझकर ज़बरदस्ती छोड़ गए हैं। अपनी बेटी रानी की आवाज़ सुन सुधीर सिसक सिसक कर रोने लगा और सब कुछ अपनी बेटी को फ़ोन पर बता दिया। रानी से अपने पिता का दर्द बर्दाश्त न हुआ। वो उसी वक्त अपने पति को लेकर आगरा पागल खाने में पहुंच गई और अपने पिता को वहां से छुड़ा लाई और अपने घर ले आई। अब सुधीर ने वकील को बुलाकर अपनी सारी ज़मीन जायदाद, घर अपनी बेटी रानी के नाम कर दिया और साथ ही साथ अपने जीते जी अपना शरीर मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया। अब बहन रानी ने अपने भाइयों के पास घर खाली करने का ऑर्डर दिया। साथ में ही यह भी कहा कि अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर घर खाली नहीं हुआ तो धक्के मारकर घर से निकलवा दिए जाओगे। पापा मेरे साथ हैं, जिनको तुम आगरा पागल करार देकर छोड़ आए थे, और भगवान की कृपा से बिल्कुल स्वस्थ हैं, सही है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मेरे पापा हमेशा स्वस्थ रहें और जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक मेरे साथ रहेंगे। मुझे ज़मीन जायदाद का भी लालच नहीं है। पापा के बाद उस ज़मीन पर, उस घर पर वृद्धाश्रम बनाया जाएगा। ये सब सुनते ही तीनों बेटों के पैरों तले ज़मीन सरक गई। सबके दिमाग सक पका गए। अब थोड़े दिनों बाद ही सुधीर की मृत्यु हो गई। उसके पार्थिव शरीर को मेडिकल कॉलेज में दान कर दिया गया। बेटों को घर खाली करना पड़ा। अब उसकी जगह एक वृद्धाश्रम का निर्माण कराया गया, जिसकी ट्रस्ट रानी को बनाया गया। अब तीनों बेटे किराए के घर में रहने लगे। दोस्तों, सुधीर अंत तक अपने कर्मों का फल भोग रहा था। उसके पिता तो उसे सबक नहीं सिखा पाए, परंतु उसने अपने जीते जी अपने बेटे, अपने औलाद को उनके किए का सबक सिखा दिया, ताकि आगे से कोई भी बेटे बहू अपने माँ बाप के साथ ऐसा बदसलूक ना करे, ऐसा व्यवहार ना करे। उसने एक मिसाल पेश की। दोस्तों, जो सुधीर ने अपने बेटे बहू को सबक सिखाने के लिए किया था, वो फैसला सही था कि गलत? कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।